तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार जिज्ञान ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, अभी हम लेके आए हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस है उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो बच्चों, ये जो अभी हम लोग आपके साथ बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, हम लोग इसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। हम लोग मेजरली इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चंस आए हैं और उनका लेवल क्या है, कौन हार्ड है, कितने मुश्किल हैं, कितने ईजी आए हैं। तो और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, ये हमने कुछ तो अपने बच्चों से कलेक्ट किया जो डेटा हमारे पास आया, कुछ हम लोगों ने सेंटर्स पे जाके बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं, कुछ उनसे पूछा है, उनके रिव्यूज़ लिए हैं कि कैसा पेपर आया था, कैसा नहीं, जैसा कि वीडियोज आप पहले देख चुके होंगे। तो उसके बेसिस पे हमने ये जो पूरा डेटा बनाया है। तो चलिए अपना जो एनालिसिस है वो शुरू करते हैं। तो निखिल सर, मैं निखिल सर को बोलूँगा कि निखिल सर अब हमारा एनालिसिस शुरू करते हैं। निखिल सर। ओके, आई होप सो बच्चों आप सभी का जेईई मेंस का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग डिस्कस करें कितने इजी सवाल थे, कितने मॉडरेट थे। तो ये डाटा हमने अपने स्टूडेंट से लिया, जैसे तरुण सर ने आपको बता भी दिया है, और हम लोग सेंटर विजिट से लाए थे। तो देखो, मेजरली जो इजी प्रॉब्लम थी तो हमने सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिजिक्स में कितनी थी, केमिस्ट्री में कितनी थी, मैथ्स में कितनी है। तो अगर आप देखोगे, मैथ्स में लगभग 10 प्रॉब्लम ईजी प्रॉब्लम आई थी, फिजिक्स में लगभग 14 प्रॉब्लम थी, और केमिस्ट्री में 13 प्रॉब्लम इजी की तरफ थी। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस जो इजी की तरफ है वो आप बोल सकते हो 37 के आसपास क्वेश्चन है जो इजी की तरफ लाई करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि लगभग इन 37 में से आराम से आप लोगों ने 30 क्वेश्चन तो सबने ठीक किए होंगे। अरे आप कमेंट भी करना जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आप ठीक करके आए हो। उसके बाद मॉडरेट की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में 9 प्रॉब्लम्स थी, फिजिक्स में 11 प्रॉब्लम्स थी, और केमिस्ट्री में क्या थी, 12 प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो मॉडरेट प्रॉब्लम्स जो लगभग बनती है दैट इज अराउंड 32। ओके, और मैं बात करूं हार्ड प्रॉब्लम्स की तो मैथ्स में 6 प्रॉब्लम हार्ड थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार जो है ना थोड़ी इजी टू मॉडरेट की तरफ ही थी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करूं 32, और हार्ड क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन। तो अगर बड़े प्यार से आप देखोगे तो इसमें आप मॉडरेट में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बना सकते हो। आप बने रहना हमारे साथ, हम लोग परसेंटाइल पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं धीरज सर की तरफ मूव ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि तुम्हारे 37 क्वेश्चन क्या थे, इजी पार्ट के थे। तो इसमें मोटा मोटा तुम पकड़ो ना तो 150 नंबर तक, 160 नंबर तक यहाँ पे प्यार से बिल्कुल स्कोर किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, फिर हम आते हैं मॉडरेट क्वेश्चन पे। मॉडरेट में भी कितने 32 क्वेश्चन है, आधा भी माने तो 15-16 क्वेश्चन तो तुम इजीली निकाल ले जाओगे इधर से। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो तुम अगर 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें कितना करना पड़ेगा, तुम्हें 210 से 220 के आसपास या उससे ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है ना वो रिलेटिवली अगर हम देखें मॉडरेट से थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो 210 अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो खुश हो जाओ भाई, तुम्हारी एनआईटी पक्की हो चुकी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं अब मैथमेटिक्स की एनालाइज करेंगे तरुण से। थैंक यू धीरज सर। तो चलिए अभी जो अपना सब्जेक्ट वाइज जो एनालिसिस है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे पेपर जो है हमारा वो ओवरऑल कैसा आया था। ठीक है बच्चे, तो जो ओवरऑल पेपर था वो लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में जो डुएबल पेपर था, जैसा कि आपको पता है पिछले साल जो पेपर आया था, जो एग्ज़ाम आया था मेंस का मैथ्स में, वो जनरली अगर मैं सारे शिफ्ट की मिला के बात करता हूँ ना तो बेटा वो लेंदी बहुत था, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी और कंसेप्चुअल तो था ही बट लेंदी बहुत था, तो बच्चों को सोल्व करने में दिक्कत हो रही थी। तो इस बार का पेपर जो है वो डुएबल था और पिछले साल से आसान था। इस बार कम से कम 50, जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा, 50% सवाल जो थे ना वो बिल्कुल ईजी की कैटेगरी में लाई कर रहे थे। अगले इस बार क्या किया है कि 2 से 3 सब टॉपिक्स को मिक्स करके ना बेटा सवाल पूछे गए हैं, और ऐसे 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स किया हुआ था, एक क्वेश्चन था एरिया ऑफ कर्व और पैराबोला को मिक्स किया हुआ था, एरिया ऑफ कर्व और सर्कल को मिक्स किया हुआ था। तो इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो और जो मैं बात करूं +1 और +2 11th और 12th के वेटेज की, तो लगभग बराबर वेटेज था, 12-13 सवाल दोनों से आए थे बच्चे। तो उसके बाद देखो कि हाँ, जैसा कि मैंने बताया एरिया अंडर कर्व जो है ना उससे 3-4 सवाल पूछे गए। अब देखो बात ऐसी है कि उसमें पैराबोला भी इंक्लूडेड है, सर्कल भी इंक्लूडेड है, स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूडेड है, तो आप इसको किसी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं बेसिकली। और एक बात और कि जो 11वीं क्लास के जो क्वेश्चंस थे ना वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान थे 12th क्लास से, है ना। तो अपनी 11वीं अगर स्ट्रॉन्ग थी आपकी तो आप अच्छे खासे नंबर मैथ्स में बन सकते हैं बेटे। तो चलिए आगे देखते हैं अपना जो चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का उसको देखते हैं। जैसे सेट थ्योरी से एक सवाल आया था, मॉडरेट सवाल था, ना मुश्किल था ना आसान था, आराम से आप कर सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से
एक भी सवाल नहीं आया है। जैसा डेटा हमको मिला है उसके बेसिस पे बता रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जो डेटा हमको मिला था बच्चों से या फिर जो सेंटर पे जाके हमने लिया उसके बेसिस पे मैं बताऊँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी सवाल नहीं था। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन था, बट हमने उसको इंटीग्रेशन में डाला है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन मिला के पूछा हुआ था, उसमें इंटीग्रेशन का अच्छा खासा यूज था। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज से 2 सवाल थे, एक मुश्किल था बिल्कुल और एक बिल्कुल सवाल आसान था। ठीक बच्चे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन से एक सवाल था। स्ट्रेट लाइन में सवाल आपने देख भी लिया होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, जिसमें हमें इमेज निकालनी थी, पॉइंट की इमेज निकालनी थी एक लाइन के अबाउट। ठीक है, ऐसा सवाल था। एक सर्कल का एक सवाल था। ऐसे तो एक सवाल और था जिसको हमने एरिया अंडर कर्व के अंडर रखा हुआ है, बट ये जो सवाल था ये बेसिकली प्योर सर्कुलर सवाल था और 1 मिनट का भी सवाल नहीं था, इतना आसान था। पीएनसी से 2 सवाल थे जिनमें से एक बहुत आसान था, एक जो है वो अच्छा खासा सवाल था, इसमें आपको टाइम लगना था सोल्व करने में। उसके बाद आते हैं बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ से एक सवाल था और ये सवाल तो था बाइनोमियल थ्योरम का, मैं बोलूँगा एक तरीके से बहुत अच्छा सवाल, मैं मुश्किल नहीं बोलूँगा इसको, प्रीटी गुड क्वेश्चन, मतलब सोल्व करने जिसके कंसेप्ट अच्छे होंगे, जिसने पढ़ा होगा वही सोल्व कर पा रहा होगा। बाकी सबके लिए ये हार्ड की कैटेगरी में आता है, बट मैं इसको मॉडरेट रखूंगा। क्यों? जिसने पढ़ा होगा वो आराम से कर देता। अच्छा सवाल था बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं अपने जो कोनिक सेक्शन है, उस वहाँ से 3 सवाल थे जो कि जनरली हर बार आते हैं भाई, और ईजी टू मॉडरेट हो जाते हैं तीनों सवाल। ओके, इसमें कोई हार्ड नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल, बहुत ही चिंदी सवाल बोलूँ मैं, बिल्कुल आसान सवाल था। उसके बाद आते हैं स्टैट्स, वहाँ से तो जनरली एक सवाल हर बार आता ही है। आगे बात करते हैं, अपने हमारी होगी पूरी 11th जो हमने कवर की। अब बात करते हैं 12वीं की, 12th की। रिलेशन फंक्शन से एक सवाल, मुश्किल सवाल था थोड़ा, मतलब रिलेटिवली बात करूँ तो मुश्किल सवाल था, ऐसा कोई मतलब तो सवाल नहीं था। पूरे मैथ्स के पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं आया जो आपसे ना बन पाए, बट मैं मुश्किल किसको बोल रहा हूँ, इसको सोल्व करने में आपको टाइम लगे और इसको सोचना पड़े, मतलब जो 3 मिनट के आसपास आपके खा ले, उसको मैं मुश्किल बोल दे रहा हूँ बच्चे। ऐसा कोई तो सवाल बिल्कुल नहीं था। आगे बात करते हैं IETF, एक सवाल था, आसान सवाल था। ठीक है, उसके बाद LCD की बात करता हूं तो एक सवाल था, बिल्कुल ही आसान था, हद ही आसान सवाल था। वो बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी पे, डेरिवेबिलिटी पे सवाल आया था बेसिकली। अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो डिफरेंशिएशन से एक भी सवाल नहीं देखने को मिला, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से एक सवाल मिला, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोलैब हो रखा था जिसका। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, एक भी सवाल नहीं मिला। एक दो जगह मैक्सिमम मिनिमम का यूज देखने को जरूर मिला, बट हमने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आगे बात करते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिसेस की, जिसमें एक सवाल मिला और बहुत ही आसान सवाल था। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल था, ठीक ठाक सवाल था, मॉडरेट लेवल पे सवाल था, कोई ऐसा तोप सवाल नहीं था। आगे बात करते बेटा एरिया एंड कर्व की, जैसे मैंने आपको बताया 2 आसान सवाल, एक मुश्किल सवाल, इसमें सर्कल भी इंक्लूडेड था, पैराबोला इंक्लूडेड था। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं 3D वेक्टर की, एक सवाल आया था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक ही सवाल आएगा बेसिकली, मुझे तो लगता था कि 2 या 3 सवाल तो आने ही आए हैं, बट इस बार एक सवाल आया। वो भी मैं बता देता हूँ आपको क्या पूछा गया था। उसमें 2 स्क्यू लाइंस के बीच में जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया था, वो सवाल आया था, बिल्कुल आसान सा था, सिंपल फॉर्मूला लगाना था और आंसर आपके हाथ में था। उसके बाद बात करते बेटा प्रोबेबिलिटी की, 2 सवाल थे, एक मुश्किल और एक बहुत आसान। तो ये हमारा ओवरऑल मैथ्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज वो था। अभी आगे बात करते हैं फिजिक्स की। धीरज सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, फिजिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का पेपर बेटा ऐसा कुछ खास ज़्यादा ऐसा टफ साइड तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं। ठीक है, मॉडरेट ही था बेसिकली। तो पहले हम चैप्टर वाइज देखते हैं एनालिसिस, फिर हम चलेंगे ओवरऑल एनालिसिस की तरफ। ठीक है बेटा, पहले हम आते हैं यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन का बेटा एक सवाल था। ठीक है, यूनिट डायमेंशन का एक सवाल बहुत ही इजी सवाल था, हलवा सवाल बोल सकते हैं एकदम। फिर अपने पास आते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से भी एक सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड को थोड़ा सा रिलेट करके एक सवाल बनाया था, तो ये अच्छे सवाल में से एक था, लेकिन मॉडरेट ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर NLM और वर्क पावर, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वर्क पावर से एक पूछा गया था, VCM से वर्टिकल सर्कुलर मोशन से एक सवाल पूछा था, मॉडरेट सा सवाल था। फिर आते हैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल में। सेंटर ऑफ मास पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन रोटेशनल से सवाल पूछा गया। उसमें हमसे क्या पूछा गया था कि मान लो एक अपने पास स्फीयर है, स्फीयर में से एक कैविटी निकाल दी थी, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था, एक्सिस वगैरह सब गिवन थी। इजी सा ही सवाल था, लेकिन हाँ मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, क्योंकि थोड़ा कैविटी वेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करना था। नेक्स्ट फिर आते हैं हम ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही था कि एक स्फीयर था, उसमें से भी एक और स्फीयर निकाल दिया, फिर किसी पॉइंट पर फोर्स वगैरह पूछी हुई थी, इजी सवाल था बिल्कुल। फिर आते हैं इलास्टिसिटी और फ्लूइड्स पे। तो इलास्टिसिटी से तो ऐसा कुछ नहीं आया था, लेकिन हाँ फ्लूइड से आए थे अपना एक सवाल, प्रेशर बताना था, सोप बबल वगैरह दे रखा था, तो जो कॉमन सरफेस थी उसका पूछा था रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। ठीक है, तो ये भी अपना कैसा था बेटा, मॉडरेट की कैटेगरी में ही हम रख सकते हैं उसको। फिर ये है सबसे इम्पोर्टेंट थर्मल फिजिक्स से, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उससे 4 सवाल पूछ लिए गए।
4 सवाल कहाँ से पूछे गए? थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए, हीट से पूछे गए, हीट ट्रांसफर से पूछे गए, ठीक है। तो इसमें क्या थे कि 2 सवाल तो तुम्हारे इजी थे, काफ़ी इजी थे, एक तो ग्राफ से रिलेटेड ही दे रखा था, ठीक है। बट 2 सवाल क्या थे अपने मॉडरेट थे, थोड़ा सा सोच रहा था उनमें, बट इजी साइड ही थे, ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। फिर हम आते हैं ऑसिलेशन वेव पे। ऑसिलेशन एसएचएम वगैरह से कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ वेव से एक सवाल पूछा गया था, कुछ ऑर्गन पाइप से रिलेटेड था, फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप भी था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 सवाल पूछे गए, ठीक। एक तो फ्लक्स फ्लक्स रिलेट करना था, फ्लक्स निकालना था, अच्छा सवाल था वो भी। और एक नॉर्मल सा था, अपने पास 2 प्लेट दे रखी थी और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था हमने, फिर पूछा हुआ था कि उसकी वाई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो भी इजी सवाल ही था। तो यहाँ से हो गए अपने 2 सवाल। फिर हम आते हैं कैपेसिटर्स पे। कैपेसिटर से हमने एक सवाल पूछा गया, इजी सा सवाल ही था, वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो कैपेसिटर से एक पूछा गया। फिर आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 सवाल पूछे गए, ठीक है। और एक सवाल तो उसमें काफ़ी अच्छा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम बोल सकते हैं कि 2 सवाल तो इजी थे, बट एक सवाल उधर से मॉडरेट पूछा गया था। फिर हम आते हैं किधर बेटा, अपना मैग्नेटिज्म। मान लो मैग्नेटिज्म का भी सवाल नहीं बोलूंगा मैं उसको, वो था यूनिट डायमेंशन का ही, B/μ0 की यूनिट पूछी हुई थी। बस मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि B = μ0 Ni, तो वहाँ से B/μ0 की फिर हमें डायमेंशन बता देने थे, तो इसको भी हम यूनिट डायमेंशन में ही डाल सकते हैं। तो ये बड़ा ही शॉकिंग है कि मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स, इजी चैप्टर से एक भी सवाल पूछा ही नहीं। फिर हम आते हैं रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स से 2 सवाल पूछे गए हमारे, दोनों ही मॉडरेट लेवल के सवाल थे। फिर आए वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में बहुत ही इजी सवाल पूछा गया, मतलब वो तो बच्चों के फिंगर टिप्स पे ही होता है, तो वो तो सबने मेरे को लगता है कर ही दिया होगा इजी की कैटेगरी में। फिर आता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, पहली बात तो खुद में ही वो आसान चैप्टर है, और उसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछे गए, बिल्कुल इजी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही थे। फिर आता है अपना सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में तो हद से ज़्यादा इजी सवाल पूछ लिया गया, सिंपल डायोड दे के पूछ लिया कि कौन सी डायोड यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी सवाल था वो। अब हम आते हैं फिजिक्स के डिटेल एनालिसिस की तरफ बेटा। तो फिजिक्स में अगर हम देखें तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो पेपर का लेवल था ना, वो इजी से तो अबव था, लेकिन मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट से हल्का सा नीचे ही लेवल था, क्योंकि देख सकते हो इजी क्वेश्चन अपने 14 थे और अपने मॉडरेट क्वेश्चन थे बेटा 11, ठीक। ओवरऑल हम बोल सकते हैं वो किधर था, मॉडरेट साइड की तरफ ही था पेपर, ठीक। नेक्स्ट क्या है अपना, पेपर बिल्कुल सिमिलर सही था, जैसे 22-23 के पेपर थे ना, उठा के देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ था। फिर अगर हम वेटेज देखें, क्लास 11th का वेटेज कम था एज कम्पेयर टू क्लास 12th। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली फिजिक्स में क्या होता है 11th का सेक्शन ज़्यादा होता है, 12th का कम, लेकिन इसमें क्या था 11th के 11 क्वेश्चन से और क्लास 12 से 14 क्वेश्चन पूछे गए। फिर मोस्टली क्वेश्चन क्या थे अपने भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। और 4 क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से पूछे गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, वरना थर्मो वगैरह से 1-2 पूछते थे, लेकिन इस बार 4-4 क्वेश्चन पूछ ले गए। अब हम केमिस्ट्री की एनालिसिस के लिए निखिल सर को बुलाएंगे। चलो निखिल सर। थैंक यू धीरज सर। चलिए बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में कदम रखते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं, देखो एक थोड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है, मोल कंसेप्ट का सवाल नहीं है, हालांकि वो थोड़ा पीओसी में डाल दिया है, ठीक है, वो केरियस मेथड वाला सवाल था। तो मोल कंसेप्ट का सवाल यहाँ देखने को नहीं मिला। एटॉमिक से 2 सवाल थे, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और बोहर थ्योरी, ठीक है, बोहर थ्योरी का सिंपल सा सवाल था हाइड्रोजन और हीलियम के साथ, ठीक है। और आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या दिया हुआ था, 3-4 एटम्स के इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए होते, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पोटेंशियल कितना रिक्वायर्ड है, और उसने पर्टिकुलर रेडिएशन डालनी है, तो बताओ किस किस के इलेक्ट्रॉन्स, किस किस एटम्स के वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी के कारण, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी के सवाल थे, देखो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस्तेमाल करके सवाल पूछा हुआ था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर डायरेक्ट सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मतलब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद में बात करूँ केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में सिंपल से क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी सवाल थे कि उसने पूछा हुआ था कितने तुम्हारे पास जो इनमें से लीनियर कंपाउंड होता है कितने नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा था। थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सिंपल प्रॉब्लम आई थी, इक्विलिब्रियम की केपी की सिंपल प्रॉब्लम थी, आपको कंपाउंड CO2 दे रखा था, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी आपको निकालना है, प्रेशर दे रखा है एट इक्विलिब्रियम पीटी, रेडॉक्स से कोई सवाल नहीं था, नॉमेनक्लेचर एक बहुत सिंपल सा सवाल आया हुआ था। उसके बाद मैं बात करूँ जीओसी से एक क्वेश्चन था, एसिड बेस रिएक्शन आइसोमेरिज्म से 2 सवाल थे, एक सिंपल प्रॉब्लम थी उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को एक साथ मिक्स कर रखा था, एक ज्योमेट्रिकल साइट है एक ऑप्टिकल साइट है, कितना टोटल आइसोमर्स बनेंगे स्टीरियो। उसके बाद एक सवाल था जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आता है, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस का डायपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे सवाल एक मेंस में पहले भी आ चुका है। इसलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जितने भी आपके कम से कम 19 से 24 वाले PYQ हैं वो आप जरूर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर करके जाएं, क्योंकि आपको काफी क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक से मैंने बताया जैसे केरियस मेथड के ऊपर एक सवाल आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशंस के ऊपर एक सवाल था, उन्होंने IKBM को इस्तेमाल करते हुए 10⁻⁻4 मोलैरिटी NaCl एंड यूरिया शुगर ये सब दिए हुए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए H2S2O8 किससे बनेगा, तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी वो। केमिकल काइनेटिक्स के लिए स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम थी। DNF ब्लॉक, देखो DNF ब्लॉक में हमको क्या ध्यान रखना है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन आया था। P ब्लॉक से इंटरेस्टिंगली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोऑर्डिनेशन से एक सवाल था NiCO4 NiCl4 2-, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और इनके ऊपर चार्ज कितना है निकल के ऊपर। उसके बाद हेल्केन से एक सवाल था SN1 और SN2 के बारे में कि SN1 आसानी से होगा नहीं होगा, तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, असर्शन रीजनिंग टाइप। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आई हुई थी कि बताओ कौन सा इनमें से फेलिंग टेस्ट देता है या नहीं, तो PHCH2CH2 सिंपल सा कंपाउंड है जो फेलिंग टेस्ट देता है, ठीक है। उसके बाद अमीन से 2 प्रॉब्लम थी, डाइजोनियम क्लोराइड को बहुत इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान रखना एनिलीन्स की रिएक्शन डाइजोनियम बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो फिर एनिलीन बनना NH2 बनना और फिर उसका डाइजोटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल से एक सवाल आया हुआ था, तो ये जो बायोमोलिक्यूल के अंदर भी कुछ थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट हैं, तो उसमें तुम्हें ध्यान रखना जैसे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड के नाम, एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है, वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, विटामिन्स कौन से होते हैं जिन पर तुम्हें काम करना है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ईजी पेपर ही था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट की तरफ। तो उसके बाद देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2024 वाले पेपर से, 2024 का पहली शिफ्ट में पहला जो पेपर हुआ था जनवरी में, ठीक है, उससे थोड़ा सा टफ मान सकते हो, उससे हल्का सा, उसमें अगर याद हो तो 225 नंबर 220 नंबर पे 99% तो यहाँ पे भी आपको जैसे धीरज सर ने पहले भी कमेंट कर दिया लगभग 210-215 नंबर अगर आप इसमें स्कोर कर पा रहे तो यू विल बी अबव 99%, ठीक है। तो आप मिठाइयाँ बंटवा सकते हैं अपने घर पे। तो ज़्यादा जो वेटेज थी इस बार वो क्लास 11th के चैप्टर्स की ज़्यादा रही, ठीक है, क्योंकि P ब्लॉक आया नहीं है, ठीक है, ज़्यादा काफ़ी सारे चैप्टर्स कट ही चुके, तो P ब्लॉक इसमें वैसे नहीं पूछा गया। थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, आप ध्यान रखना अगर 25 प्रॉब्लम आ रही है तो ऑर्गेनिक की लगभग 9 से 10 प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, फिजिकल की 8-9, इनऑर्गेनिक की 8-9, थोड़ा सा कुछ इस टाइप का मिक्सचर बनेगा, 9, 8, 8, 7, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक पे थोड़ा फोकस करना है, खासकर जीओसी आपके लिए, अगर नेक्स्ट बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक टिप्स दे रहा हूँ, जीओसी आप मिस नहीं कर सकते, बायोमोलिक्यूल्स को मिस नहीं कर सकते, पीओसी को मिस नहीं कर सकते, और सॉल्यूशन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबसे एक सवाल जरूर आएगा। मोल से नहीं हुआ तो आप देखो एटॉमिक से बढ़ गया, थर्मो से इक्विलिब्रियम से बढ़ गया, 2 सवाल आ गए, तो आप मान के चलो हर चैप्टर से एक प्रॉब्लम जरूर आनी है फिजिकल के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप सबको मजा आया होगा। थैंक यू एवरीवन।